नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आपको ये जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ध्येय आईएएस का ये आर का प्री का टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हम इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसको हम लगभग 1 घंटा या 1 घंटा 30 मिनट के अंतर्गत में 140 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम इस टेस्ट सीरीज को। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 है, ये ध्येय आईएएस का है। आपको पता है, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ध्येय आईएएस जो कराती है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहले क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों को पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, पहला। दूसरा, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो कौन सा सही है बताइए। तो पहला वाला सही है इसका। ठीक है, पहला नंबर इसका सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इस एक्ट में पहली बार कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, देखिए, कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1773 में हुआ था, ये 1773 वाले में हुआ था। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड से पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। तो कौन है भारत का प्रथम वायसराय? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बेयो, कैनिंग, हेस्टिंग। तो इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, कैनिंग इसका लास्ट ऑप्शन था। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत शासन का प्रत्यक्ष रूप से महारानी पर हो गया। कैनिंग को कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और तथा भारत का पहला वायसराय था, जो कि 1858 से लेके 62 तक कैनिंग था वायसराय। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है कि 3 सितंबर 1946 को 3 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में संबंध में निम्नलिखित गुणों को कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित सही है? लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे, जोगेंद्र नाथ बंदर रेल मंत्री बने थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे। तो कौन सा सही है? तो ये वाला सही है, अंतरिम सरकार के लिए ये वाला ऑप्शन सही है, लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे। ठीक है, जो जोगेंद्र नाथ मंडल थे ये आपके कानून मंत्री बने थे, कानून मंत्री। ठीक है, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल बने थे। ठीक है, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और जगजीवन राम ये अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं है, ये अंतरिम सरकार को जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान बन गया उसके बाद ये लोग बने थे मंत्री। ठीक है, तो जोगेंद्र नाथ मंत्री विधि मंत्री, औड़ा आसफ अली रेल मंत्री थी। ठीक है, औड़ा आसफ अली रेल मंत्री उस समय थी। ठीक है, रेल मंत्री कौन था? औड़ा आसफ अली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन से 8वीं अनुसूची से संबंधित है? 21वां संविधान संशोधन 1976, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं अनुसूचित है? 22 भाषाएं इस समय है। पहले शुरुआत में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब देखिए इसमें 21वां देखिए 21वां तो गलत है, 1967 नहीं, 1967 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 1967 होना चाहिए। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1976 सिंधी 1976 नहीं, 1976 द्वारा सिंधी नहीं जोड़ा गया था, 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन 1900 सिंधी को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक नेपाली, मणिपुरी,
कोंकणी को जोड़ा था। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली 47 को जोड़ा गया था। तो इसमें से तीनों सही है, लेकिन ये टेस्ट में एक चीज गलत है कि 1976 नहीं रहेगा, 1967 रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, एक बार ऑप्शन बता देते हैं आपको कि डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। और यहाँ पे 1976 नहीं रहेगा, 1967 रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कौन सा आयरलैंड से नहीं लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी ली गई है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। अब देखिए इनमें से कौन सा नहीं लिया गया है, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी लिया गया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन यहाँ से नहीं लिया गया। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो 5वां का ए नंबर ऑप्शन होगा। तो 5वां का ए नंबर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो 5वां का कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभावी भारत संसद नियम 1935 का, इसके अलावा अन्य देशों के संविधान से भी लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। आप राइटिंग का थोड़ा ध्यान नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास पेन टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, कौन सी सतलज के किनारे स्थित है, तो रोपड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था। चेनाब, झेलम, गंगा और सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था, तो किसके नहीं था, चेनाब के तट पे था, झेलम के भी तट पे है, सिंधु के तट पे तो था ही, गंगा के तट पे नहीं था। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा कि गंगा के तट पर नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है कि अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। पंचायत एवं नगर निगम, संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो पंचायतों एवं नगर निगम का निर्वाचन नहीं कराया जाता है। ठीक है, इसको राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो कि राज्य द्वारा गठित किया गया था, राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित करना है, नीचे कूट दिया हुआ है। तो 371 का झा, 371 का जा, 371 का छा, 371 का घा। तो देखते हैं किससे किससे संबंधित है। तो अब देखते हैं 371 का झा, 371 का जा, 371 का झा और 371 का घा, इसका अंतर मिलाते हैं कि कौन कौन सा सही होगा। तो अगर इसको देखते हैं कि कौन कौन से सही होंगे तो इसको मिलाएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या। तो देखिए छा कौन सा होगा, छा कौन सा होगा, तो छा मिजोरम होगा, छा मिजोरम। जा कौन सा होगा, जा अरुणाचल प्रदेश होगा, जा अरुणाचल प्रदेश होगा। और उसके बाद झा कौन सा होगा, झा गोवा के लिए होगा, झा गोवा के लिए होगा। और घा किसके लिए होगा, तो घा आपका आंध्र प्रदेश के संबंध में होगा। तो ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, 1 2 3 4। तो कूट नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, कूट नंबर 1 इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदेन सभापति है, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। तो हाँ, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो ऊपरी में से सही है, क्योंकि देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आप 6 महीने, क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति नहीं है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है। तो ये सही है, तो ऊपर में से सभी। ठीक है, ऊपर में से सभी इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, सही है। अनुच्छेद 61 के 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो साबित राष्ट्रपति के बाद 61 का 1 के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता
के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये सही है कि नहीं सही है? तो ये सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही होंगे, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन का सही होगा कि ये दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंध में सत्य नहीं है? तो यह मूल संविधान का हिस्सा है, सही है। ये तो मूल संविधान का हिस्सा है। कौन सा संविधान सही नहीं है? तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसको 1976 में 1976-77 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़ा गया था, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 के काम है, ये सही है। ये सोवियत संघ से संबंधित है, ये सही है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो ये भी सही है। लेकिन ये मूल संविधान नहीं थे, इसका इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में जोड़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हुए हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजने से है। तो अधिकारपेक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश कौन सा है? तो बताइए। अधिकारपेक्षा तो नहीं है। अधिकारपेक्षा तो संबंधित है कि अगर कोई किसी जॉब पे अगर चला जाता है, किसी जॉब पे चला जाता है जिसके वो काबिल नहीं है, तो उसके लिए न्यायालय जारी करती है कि आप कैसे उस पे हैं। तो ये नहीं है, कोई वारंट भी नहीं है। परमादेश तो नहीं है, परमादेश नहीं है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण या प्रतिषेध कौन सा है? तो उत्प्रेषण या प्रतिषेध। तो प्रतिषेध मतलब रोक लगाती है किसी मामले पर। लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने हेतु तो वरिष्ठ न्यायालय को भेजने के लिए आप उत्प्रेषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्प्रेषण, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है 1/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अनुच्छेद 312 के बारे में देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन किस राज्यसभा कितने बहुमत से करती है? 1/3 से, 2/3 से, सामान्य बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करती है? तो किससे करती है? राज्यसभा सृजन करती है। तो सामान्य बहुमत से करती है, ठीक है। सामान्य बहुमत से करती है, ठीक है। फिर लोकसभा में राज्यसभा पहल शुरू कर देती है, उसके बाद फिर लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों का हेतु शिक्षा का उपबंध, 6 से 14 वर्ष के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण के संवर्धन, वन जीवों के संरक्षण के लिए। तो ये आपका देखिए 6 से 14 वर्ष वाला क्या है? 21 का ए है। 21 का ए, तो ये मौलिक अधिकार है ना कि नीति निर्देशक तत्व है। बाकी का और जो तीनों है कुल दशाओं में, तो देखिए कुल दशाओं में, कुछ दशाओं में काम में शिक्षा का, सहायता का अधिकार, तो यार 41 है। अनुच्छेद 41 है, ये 41 है। उसके बाद लोक स्वास्थ्य में सुधार का तो 47 है, ये वाला 47 है। और नीचे पर्यावरण वाला है, ये 48 का ए है, ठीक है। बाकी का ये बी वाला मौलिक अधिकार है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। तो निम्नलिखित दो नीचे दिए गए कथनों में एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श होता है, तो सही है कि नहीं? है सही है। चलिए देखते हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन गलत है। मतलब महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं होता भाई, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, जिसमें ए गलत है, आर सही है, ठीक है। ए गलत, आर सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। 17। तो देखिए 16 का डी ऑप्शन था, और 17 देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन में। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने का शक्ति है? तो 29 विषयों पर। 29 विषयों पर है पंचायतों का, और 12वीं के तहत नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह वर्णित है अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 155 में, इनमें से कोई नहीं। किसमें वर्णित है?
तो अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें लिखा है किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने का संबंधित प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया था। तो ये प्रावधान जो था 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया था, 1956 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सल्तनत काल में वरीद मुमालिक था गुप्तचर विभाग, पत्रकार विभाग, नौसेना विभाग, आशुशाला प्रमुख। ठीक है, तो वरीद मुमालिक क्या था? 19 नंबर क्वेश्चन। तो गुप्तचर विभाग था। ठीक है, गुप्तचर विभाग वरीद मुमालिक को कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचर विभाग, ए नंबर ऑप्शन है। तो देखते हैं इसका। और तो किसी दिया सल्तनत काल में वरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का अंतर्गत आता था। अंतर्गत इसके अनेक वरीद थे। दीवान इंसा राजकीय पत्राचार विभाग था और अमीर आखूर अशुशाला का प्रधान था। ठीक है, तो अमीर आखूर अशुशाला का प्रधान था और दीवान इंसा राजकीय पत्र का विधान था। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शाहनामा फिरदौसी की है, श्री कृष्ण विजय मालाधर वसु की है, तहरीक हिंद अलबरूनी की है और रहला उथबी की है। तो कौन सी है? कौन सा इसमें से नहीं सही है? तो रहला उथबी की नहीं है, रहला इब्न बतूता की है। ठीक है, रहला इब्न बतूता की है, तो यही वाली सही नहीं है। ठीक है ना, रहला इब्न बतूता की है। ठीक है, ठीक है, जो कि मोरक्को का निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था, फिर चाइना भेजा गया था। ठीक है, तो शाहनामा फिरदौसी की है, सही है, शाहनामा फिरदौसी की है। किताबुल यामिनी आपकी उथबी की है और अन्य सभी आदि सुमेलित हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण विजय की मालाधर वसु की है, तहरीक हिंद अलबरूनी की है। तो उथबी की किताबुल यामिनी है। ठीक है, उथबी की किताबुल यामिनी है और जो रहला है इब्न बतूता की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्य में से एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया है। ठीक है, ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद दिल्ली का। तो शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया है, किसका निर्माण? आगरा फोर्ट अकबर द्वारा। तो देखिए आगरा फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। बाकी का जो तीनों और इमारतें हैं उसका निर्माण शाहजहां ने किया हुआ। तो इसका निर्माण किसने किया? आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। अकबर द्वारा कराया गया है आगरा फोर्ट का निर्माण। बाकी का अकबर द्वारा 1574 में कराया गया है। ठीक है, बाकी का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। तो 1656 में कराया गया था जामा मस्जिद का निर्माण। लाल किले का निर्माण 1648 में कराया गया, 1648 में। और बाकी का जो ताजमहल है वो तो पता ही है आप लोग का बना है। तो ताजमहल शाहजहां द्वारा 1648 में। ठीक है, और लाल किला 1648 और ताजमहल भी 1648 में ही बनाया गया। ठीक है, 1648 में बनाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, नौजवान सभा, उपरोक्त संस्थानों का स्थापना का सही क्रम लगाइए। ठीक है, तो कौन सा सही क्रम है इसका लगाएंगे? इसका सही क्रम लगाना है आपको कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कब आई? देखिए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। ठीक है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की है। स्वराज पार्टी 1923 की है। स्वराज पार्टी 1923 की है। स्वराज पार्टी 1923 की है। सोशल सर्विस लीग 1911 की है। सोशल सर्विस लीग 1911 की है। और उसके बाद नौजवान सभा 1926 की है। भगत सिंह की नौजवान सभा थी। ठीक है, ठीक है, तो कौन सी पहली आई? तो सबसे पहले आई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो 2। उसके बाद सोशल सर्विस लीग 1। उसके बाद क्या आएगी? स्वराज पार्टी। सबसे पहले देखिए क्या है, ये वाला गलत है, ये गलत है। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या आई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 3। फिर उसके बाद क्या आएगी? सोशल सर्विस लीग 1। उसके बाद 2 आएगी, फिर 4 आएगी। तो 31-24 किस ऑप्शन में है? तो 31-24 बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
43 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा जिसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था वो थे महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तहकीकात कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, अंग्रेज द्वारा हत्याकांड की जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो हंटर कमेटी बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा और कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति बनाई गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो पहला कथन है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्र को मुक्तिदाता कहा जाता है और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो कौन सा सही है इसमें? क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। तो इसका ऑप्शन देखिए, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, पहला सही है। ठीक है, बाकी का मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। देखिए, अरे एक सेकंड, नहीं, लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट ये भी लाया था मेटकाफ ने ही। ठीक है, तो 24 का आपका दोनों सही होंगे और कथन कारण सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि दोनों सत्य हैं। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ ने ही लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया था। ठीक है, सॉरी, उसके लिए सॉरी माफी है जो हमने गलत कहा है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे कूट वाला क्वेश्चन है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक ना, गिलम पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंट्स फॉर द सेल्फ कल्चर, द नेशनल इन मेकिंग, हमदर्द। तो किसकी किसकी किताबें हैं, किताबें या पत्रिकाएं हैं, तो इसको मिलाना है आपको। तो गिलम पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है? गिलम पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, उसके बाद हिंट्स ऑफ द सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की, हिंट्स ऑफ द सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। द ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग किसकी है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना की है। ठीक है, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ पे है? तो 1 2 4 3 बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, 1 2 4 3 बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, ऑपरेशन जीरो आवर के रूप में, खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। ठीक है, तो पवनार आंदोलन को जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में, जो कि 1940 में हुआ था। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुआ था। ठीक है, पवनार आश्रम विनोबा भावे का आश्रम था जहां महाराष्ट्र से हुआ था। और प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे बने थे, द्वितीय सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। तो क्या हुआ इसमें? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद दोनों सही है इसमें से। ठीक है, तो 1818 में 1817 से लेके 1819 में हुआ। ठीक है, 1819 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पश्चात पेशवा का वंशानुगत समाप्त कर दिया गया तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंतिम पेशवा घोषित कर पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। ठीक है, बिठूर भेज देगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों का सही सुमेलित है। यात्री और शासक। ठीक है, निकोलो कॉन्टी, नूनीज, डोमिंगो पायस किसके किसके राज्य में आए थे? तो इसको आपको मिलाना है कि कौन सा सही है। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था कि नहीं? तो देवराय प्रथम के काल में आया था। नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में आया था, सही है। डोमिंगो पायल कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। तो ठीक है, उपयुक्त में सभी सही हैं। ठीक है, सभी तीनों सही हैं, आपके तीनों सही हैं। देखिए, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के काल शासन में आया था, नूनीज अच्युत राय के शासनकाल में आया था और डोमिंगो पायल कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा सुमेलित है। लोएस पठार चीन में है, पोटावर पठार पाकिस्तान में है, शान का पठार म्यांमार का है। उपयुक्त में से सभी सुमेलित है।
तो कौन सा सुमेलित है? लोएस्ट पठार चीन में है, पोटावर का पठार पाकिस्तान में है, शान का पठार देखिए देखिए शान का पठार म्यांमार में है, पोटावर का पठार पाकिस्तान में है और लोएस्ट का पठार भी आपका चीन में है। तो उपयुक्त में से तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का, उपयुक्त में से तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसका सभी सुमेलित है, इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया? जवाहरलाल बजाज ने, शंकर नायर ने, आशीष मुखर्जी ने, आशुतोष आशुतोष चट्टोपाध्याय ने। तो किसने दिया था? शंकर नायर ने दिया था, ठीक है ना। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, ठीक है। तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी और गांधी ने कैसरे हिंद की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ का देश कहा जाता है? ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ का पाम ऑयल का देश कहा जाता है? केन्या, नाइजीरिया, सोमालिया, युगांडा। किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर सी, नाइजीरिया को कहा जाता है। नाइजीरिया को तिल ताड़ का देश कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन, नाइजीरिया को तिल ताड़ का देश कहा जाता है, ठीक है। पाम ऑयल का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, ठीक है, नाइजीरिया। चलिए देखते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो सही है कि नहीं सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से ना तो एक ना तो दो, कोई भी सही नहीं है। देखिए ये उल्टा कर दिया इन्होंने। देखिए लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी देखो यहाँ विषुवत रेखा नहीं रहेगा। देखिए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है, मकर रेखा को, और कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है, ठीक है। तो ये उल्टा उल्टा कर दिया इन्होंने, इसीलिए गलत है, ठीक है। और जो माही नदी जो है इंडिया की, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसको याद रखना है, ठीक है। तो ये उल्टा कर दिया, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। क्या देखते हैं। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है कपास उत्पादन हेतु, ऊन उत्पादन हेतु, गेहूं उत्पादन हेतु, कोयला उत्पादन हेतु। तो चाको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, कपास के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान कपास उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ उत्तम शीतोष्ण घास भूमि पम्पास पाए जाते हैं। तो अर्जेंटीना में पम्पास पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, ठीक है। और दक्षिण दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड को इसकी इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट कुक है, माउंट माउंट कुक है, ठीक है, माउंट कुक है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी न्यूजीलैंड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कथन और कार्ड का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों पर दिए गए हैं एक कथन एक कारण है। देखिए तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता नहीं है, तो दूसरा तो गलत है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की विषमताएं अधिक होती हैं, ये सही है कि नहीं सही है? तो इसमें दोनों सही है, दोनों सही है। कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण दोनों व्याख्या करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य है? संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल को ही प्रभावित होती है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सभी कथन सत्य है। तो क्षोभ मंडल के संबंध में एक सत्य कथन कौन सा है, बताएंगे? तो तीनों चीजें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें क्षोभ मंडल में पाई जाती है। संवहन धारा इसी मंडल में पाई जाती हैं, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित करती हैं, और क्षोभ मंडल वायुमंडल की निचली परत है। तीनों सही है, ठीक है। तो इसमें से सभी सही है, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। तो सही कौन सा है? तो ही बोला ना, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। तो इसको 37 क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ये दोनों सही हैं, ठीक है। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस प्रभाव अधिकतम होता है, ध्रुव पर शून्य होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए कथन है और कथन और कारण दिए गए हैं, ठीक है। नीचे के कथन और कारण दिए गए हैं। अधिकतम चिनूक को हिमभक्षी हवाएं भी कहा जाता है। यह पवन शीतकाल के अधिकतम समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती हैं। तो कौन सा सही है चिनूक के बारे में? चिनूक पवनों के बारे में कौन सी सही है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ये दोनों सही हैं इसके, और ये आर की व्याख्या भी करता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चिनूक पवने हिमभक्षी पवने भी कहा जाती है, क्योंकि ये पवने शीतकाल में अधिकतर समय पर बर्फ को पिघलाकर चारागाह हेतु पशुओं हेतु उपयोगी बनाती हैं। ये राकी पर्वत के पूर्वी ढाल से के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य में स्थित है? सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में कौन सा स्थित है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो पंजाब हिमालय स्थित है, ठीक है। सिडनी बुर्राड ने दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी नदियां? देखिए सिंध नदी, सतलज नदी, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब या कश्मीर हिमालय है, फिर यहाँ कुमाऊं हिमालय है, फिर यहाँ नेपाल हिमालय है, फिर यहाँ असम हिमालय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी स्थित है। अनामलाई की पहाड़ियों पर, नल्लामलाई की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। तो नल्लामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। अनामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 26। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर की है, ठीक है। 2637 मीटर की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? स्पेन एवं पुर्तगाल, फ्रांस एवं जर्मनी, जर्मनी एवं इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं, ठीक है। स्पेन यूरोप के दो देश स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपीय में स्कैंडिनेवियन, आइबेरियन या बाल्कन एवं पेनाइन पठार स्थित हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अल्पसंख्यक वर्गों हेतु हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 17 में। कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकार 29 में है। अनुच्छेद 30 के तहत संस्था अल्पसंख्यकों को संस्था बनाने का अधिकार है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं एक थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे आपके कथन कारण का क्वेश्चन है। तो कथन है, अभिकथन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कौन सा सही है इसमें से? ए और आर दोनों सही है। ए आर दोनों गलत, दोनों सही नहीं है, सही है। तो कौन सा सही है इसमें बताइए? तो इसका देखिए पहला वाला तो अभिकथन गलत है, कभी भी नहीं हटाया जा सकता है, और दूसरा सही है। तो इसीलिए इसका क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा कि ए गलत है। डी ए गलत है, मतलब अभिकथन गलत है और कारण सही है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर ये कूट वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो सही है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो ये भी सही है। तो ए और डी दोनों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। 44 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय अंतरजातीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 265, किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया। अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं कि 45 का बी नंबर ऑप्शन है कि अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 के अंतर्गत किया जाता है। इस परिषद का प्रमुख कार्य केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि अनुच्छेद 315 का 2 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संबंधित राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आजीविक समाज, मखलीपुत्र गोपाल, बरकरी, नामदेव, धरकरी, रामदास, रामावत, रामानुज। तो कौन सा संप्रदाय और संस्थापक सही है कि नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 47 में तो रामावत वाला गलत है। ठीक है, रामावत समाज रामानुज द्वारा नहीं, रामावत समाज का स्थापना रामानंद ने किया था। रामानंद ने किया था। बाकी का तीनों सही है। आजीविक, मक्खली पुत्र गोसाल, बरकरी के लिए नामदेव और धनकरी के लिए रामदास, तीनों सही है। ठीक है, 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? दमा, एथलीट फूड, खसरा, गंजापन। तो दमा नहीं है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में दमा नहीं है। नहीं, एक सेकंड देखेंगे, दमा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन में कौन सा फफूंद जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खसरा नहीं है, मीजल्स नहीं है, मीजल्स, खसरा नहीं है। ठीक है, तो खसरा विषाणु जनित रोग है। इसका वाहक पैरामिक्सो विषाणु है। ये त्वचा को प्रभावित करता है, जबकि एथलीट फूड गंजापन तथा दमा फफूंदी जनित रोग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 के सिंह है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, निजी उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो कौन सा सही है इसमें से? इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड का, जो कि 1981 में गठन किया गया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन था कि ए नंबर ऑप्शन है कि जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। ठीक है, तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना था। ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि कूट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। तो पहला सही है, सीमांत प्रकार की है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। तो ये भी सही है। तो 50 का क्वेश्चन कौन सा सही होगा? और भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है? सूरत में स्थित है। तो तीनों सही है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तीनों नंबर सही है इसका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों की उपस्थित होता है? टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामाइन, अर्जिनिन। तो कौन सा अमीनो अम्ल खाद्य पदार्थों में होता है? तो टायरोसिन होता है। टायरोसिन होता है खाद्य पदार्थों में। कि देखिए, अमीनो अम्ल टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में स्थित होता है। टायरोसिन की कमी के व्यक्ति को स्वयं दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। ठीक है, इसकी कमी से व्यक्ति दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, एक तरफ उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है, तो आपको बताएंगे। तो विटामिन B12 कौन सा है? तो विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, सही है ये। B2 का नाम क्या है? फिनोक्विनोन। B5 का क्या नाम है? देखिए, B9 का क्या नाम है? फोलिक अम्ल। चलिए मिलाते हैं इसको। तो विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन B2 का राइबोफ्लोमिन। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें पूछा हुआ? ठीक है, ठीक ठीक, एक बार और पूछते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो B2 को फिनोक्विनोन नहीं कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। राइबो राइबो राइबोफ्लोविन फ्लोविन कहते हैं, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन गलत है। बाकी का तीनों सही है। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, विटामिन B9, फ्लोरिक अम्ल, विटामिन B5, पैंथोनिक एसिड, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, सोन। किसका उद्गम मैकाल पठार नहीं है? तो गोदावरी नदी का उद्गम गोदावरी नदी का नहीं है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, ठीक है। ठीक है। तो मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके पश्चिम भाग से नर्मदा नदी, उत्तरी भाग से सोन नदी, दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 स्क्रीन पे आपके कथन कार का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। सही है कि नहीं है? उत्तल दर्पण के पास स्थित वस्तुओं बहुत बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो ए और आर सही है। ए आर सही है। देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया हुआ आपका, तो कौन सा सही है बताएंगे इसमें 54 नंबर क्वेश्चन में। तो 54 नंबर क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। कि दिया गया है कि कान, नाक, गले के डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल का नहीं किया जाता है। उत्तल के अलावा यहाँ पे क्या रहेगा? अवतल का किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये वाला गलत है। अवकारण सही है। उत्तल दर्पण के पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो इसलिए ए गलत है, मतलब अभिकथन गलत है और कारण सही है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित दिगों से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओपेरा हाउस सिडनी में है, काबा मक्का में है, ग्रैंड कैनान अरिजोना में है और मर्डेका पैलेस मिस्र में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काबा तो मक्का में है, ठीक है। काबा मक्का में है। ग्रैंड कैनान अरिजोना में, ग्रैंड कैनान तो अरिजोना में ही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। डी वाला ऑप्शन जो है आपका मार्डेका पैलेस जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। मार्डेका पैलेस कहाँ पे स्थित है? मिस्र में नहीं है, जकार्ता 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 इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, तो सही है। इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, तो ये सही है कि नहीं सही है? एक बार देखिए, तो ये भी सही है। तो ये दोनों व्याख्या भी करते हैं। तो देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं और कारण तथा कथन व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। दोनों सही हैं। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें दोनों सही है, दोनों सही है। ए और सी दोनों सही। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा नाभिकीय संलयन पर स्थित है और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन से ही बनता है। तो ए और सी, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें से? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। कौन सा सही है इसमें? तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शन 58 नंबर क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अपवाद है? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन से अपवाद है? तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम। तो कौन सा है? 1 2 3। 1 2 3 किसमें है? तो 1 2 3 ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कितने सीटें हैं ये भी देख लेते हैं। तो गोवा में कितनी है? गोवा में 40 है। सिक्किम में कितनी है? 32 है। और मिजोरम में कितनी है? मिजोरम में कितनी है?
मिजोरम में भी 40 ही हैं, त्रिपुरा में 60 है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वे भारत के संचित निधि पर भारित है। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का पेंशन। तो कौन सा भारत के संचित निधि पर भारित व्यय है? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है कि 1 2 3 सही है? कौन सा सही है? तो सभी सही हैं, सभी भारत के संचित व्यय पे भारित व्यय है। ठीक है, तो अनुच्छेद 266 के तहत भारत के राज्य संचित निधि पर लोक लेखा का प्रावधान है। संसद द्वारा वित्त पोषण विधेयक शामिल है और सभी तरह के दिया हुआ है इसमें। ठीक है, 266 में दिया गया, 266 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दीवाने बंदगान, दारुल सफा, दीवाने कोही, दीवाने इस्तिहाक। कौन सा फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो सी नंबर नहीं है। दीवाने कोही किसने बनाई थी? तो दीवाने कोही का एमबीटी ने बनाया था, एफएसटी ने नहीं बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, दीवाने कोही को कृषि विभाग थी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। बाकी का जो तीनों दीवाने फंदगान और जो तीनों हैं एफएसटी ने बनाया है। ठीक है, निम्नलिखित युगों का सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? विशिष्टा द्वैतवाद, रामानुजाचार द्वैतवाद, मध्वाचार, शुद्धा द्वैतवाद, वल्लभाचार। उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। तो इसका तीनों सही है कि तीनों सही है। ठीक है, 62 का डी नंबर ऑप्शन है कि तीनों सही है। विशिष्टा द्वैतवाद, रामानुजाचार द्वैतवाद, मध्वाचार और शुद्धा द्वैतवाद वल्लभाचार ने किया था। ठीक है, विचार है। चलिए देखते हैं निम्न कथनों में विचार कर दिए। मार्कंडेश्वर मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। तो कौन सा सही है? तो खाली बस पहला वाला सही है कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है, ये सही है। ये द्वारका जिले में नहीं स्थित है। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 63 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, तो मार्कंडेश्वर मंदिर विदर्भ के खजुराहो जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये? गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अभी कहाँ पे स्थित है इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक सेकंड देखेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गढ़चिरौली कहाँ स्थित है? गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। ठीक है, वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। तो कौन सबसे पूर्व में स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो तलचीर, महानदी घाटी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरेनी, गोदावरी घाटी, सिंगरौली, नर्मदा घाटी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। तो सिंगरौली किस में है? नर्मदा घाटी में नहीं है, सोन नदी घाटी में है। सोन नदी घाटी में स्थित है। सिंगरौली सोन नदी घाटी में है, सोन नदी घाटी में है। ठीक है, बाकी का और तीनों सही है। तलचीर महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पावना विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एका आंदोलन। उपयुक्त का कूट की सहायता से सही काला अनुक्रम लगाइए। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन सा है? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? पावना विद्रोह 1873 से 85 तक, 1873 से 85 तक, 1873 से 85 तक हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 तक, 1914 में ताना भगत आंदोलन 1914 में। एका आंदोलन कब हुआ था? मदारी पाशा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 1922 में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है? सबसे पहले कौन सा है? संथाल विद्रोह मतलब दो। संथाल विद्रोह देखो दो किसमें है? तो दो ऑप्शन में है खाली। दो के बाद कौन से आएंगे? संथाल विद्रोह के बाद
पावना विद्रोह, तो 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 कहाँ पे है, तो डी नंबर ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है, देखिए मोरीबंद डेल्टा बंगाल का डेल्टा भाग है, ये सही है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, तो ये भी सही है। बाकी का मानव गतिविधियों को से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है, तो ये सही है कि नहीं सही है, तो ये भी सही है। तो इसको इसी हिसाब से देखा जाए तो डी नंबर ऑप्शन ये सही है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन तीनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि एक अभिकथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन है कि सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है, मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, तो कौन सा सही है, तो इसमें दोनों सही है, ए और दो दोनों सही हैं। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, तब सही है। ठीक है, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता है क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकों का अभाव होता है। ठीक है, सही है। सही, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल शर्करा भी कहलाता है, माल्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, कौन सा शर्करा कहलाता है, तो फ्रक्टोज को शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है, फ्रक्टोज फलों को मीठे स्वाद कहलाता है, यह मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो वे वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए ये वन भूमध्य रेखा में आसपास अवस्थित है, तो ये सही है। ठीक है, और ये भी सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र भी पाई जाती है, तो दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। तो ग्रीन मफलर से संबंधित कौन सी है, तो ग्रीन मफलर से संबंधित है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, बेरी बेरी एक पोषण संबंधित विकार है जो होता है थायमीन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, फ्लेवेनाइड की कमी से, फिनॉल की कमी से। बेरी बेरी किससे होता है, तो थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से। ठीक है, विटामिन बी1 थायमिन की कमी से होता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है और थायमिन को विटामिन बी1 कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, तो कौन सा सही है, तो सही सुमेलित है, तीनों सुमेलित है, कौन तीनों सही सुमेलित है, डी नंबर ऑप्शन कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे, सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज, उपरोक्त संस्थानों का स्थापना का सही कालक्रम लगाइए, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। 74 नंबर क्वेश्चन है, तो हिंदू कॉलेज कब आया, देखिए हिंदू कॉलेज आया 1817 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, दिल्ली कॉलेज 1824 में, दिल्ली कॉलेज 1824 में, और मेयो कॉलेज कब आया, मेयो कॉलेज 1875 में। तो कौन सा सही पहले आया, पहले आया हिंदू कॉलेज मतलब 3, फिर उसके बाद आया दिल्ली कॉलेज 1 2, तो 312 कहाँ पे है, 312 बी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है, अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, तो कौन सा सही है, दोनों कूट सही है कि नहीं सही है, देखते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, दोनों कूट सही है इसके कि अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र कहलाता है, अमलैंड को हिटरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सिलिकॉन को वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक
परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, ये सही है कि नहीं सही है? तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही होगा, आर और ए दोनों व्याख्या करते होंगे। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो कहलाता है थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्लोनाइन, केमोक्लाइन। क्या कहलाता है? तो बी नंबर ऑप्शन हेलोक्लाइन, जहां पे तीव्र गहराई के साथ लवणता बढ़ती है हेलोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं? फिरोज शाह मेहता, जीडी देशमुख, केडी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी। तो बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में कौन नहीं जाना जाता है? तो जीडी देशमुख को नहीं जाना जाता है। बाकी का तीनों जो फिरोज शाह मेहता, केडी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब को बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 के देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक चारागाह और हिल स्टेशन दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है कि वो कहाँ अवस्थित है। बन्नी चारागाह, बाग्याल चारागाह, खजियार खजियार चारागाह और पहलगाम चारागाह। तो कौन कौन सा सही, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहलगाम वाला जम्मू कश्मीर में सही है। ठीक है, पहलगाम जम्मू कश्मीर में सही है। खजियार हिमाचल प्रदेश में है। तो खजियार सिक्किम में नहीं है। खजियार कहाँ पे है? तो सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। खजियार कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी का सही सही है, सब सही है। बन्नी कहाँ पे है? गुजरात में है। वाग्याल उत्तराखंड में है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है और खजियार हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कथन अवकाश का क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो सही है। सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए और दो सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण व्याख्या करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मैसूर में, बेंगलुरु में, जोधपुर में। कहाँ स्थित है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो? कहाँ पे स्थित है? तो 81 नंबर क्वेश्चन का ए सही है। नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो। कहाँ स्थित है? तो ए नंबर ऑप्शन में 81 का ए है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस को खोजने एवं विकास में को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में? किस वर्ष में की गई थी? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1956 में की जाती है। 1956 में की गई थी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तबकाते अकबरी निजामुद्दीन की है, तारीख यामिनी अलुत्बी की है, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है, या सही सुमेलित है? तो कौन सा सही है? तो 82 83 का डी नंबर ऑप्शन सही है। तीनों सही है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन ने लिखी है, तारीख यामिनी अलुत्बी ने लिखी है और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि अब कथन है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो सही है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 109 का एक यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। आर और कथन दोनों सही हैं और कथन और कारण का व्याख्या भी करता है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो देखिए चैलेंजर गर्त ये सही है। पहला वाला ऑप्शन ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोनों सही है। कभी ए और बी, एक और दो दोनों सही है। सी नंबर ऑप्शन सही है इसका। 85 का सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैरियाना गर्त कितना है? मैरियाना गर्त की जो गहराई है 11,333 मीटर की है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया था? मुनीर को, कुदसी को, काशी को, कलीम को। किसको नियुक्त किया गया था? अरबी ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि राज कवि नियुक्त किया गया था शाहजहां द्वारा। तो डी और कलीम को नियुक्त किया गया था। तो शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी कवि के शैली राज कवि नियुक्त किया गया था, जिसका नाम
कलीन था, ठीक है, और स्थापत्य का स्वर्णकाल साझा के युग को कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मेघमरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का घूर्णन, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो देखिए मरीचिका का वर्णन किससे किया जाता है? पूर्व आंतरिक परावर्तन से किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश, अब कूट वाला क्वेश्चन है, कौन सा सही है? प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। परासर्ब ध्वनिया की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के खड़े में जल ठंडा रहता है। तो कौन सा सही है? देखिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया से तीसरा नंबर ऑप्शन तो गलत है, तीसरा गलत है। अब देखते हैं परासर्ब ध्वनिया 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं कि नहीं होती हैं? तो दूसरा वाला सही है, 20,000 हर्ट्ज से सही होती हैं। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो ए और बी, एक और दो ऑप्शन सही होंगे इसके, ठीक है। एक और दो ऑप्शन 88 का सही होगा, ठीक है। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है, ना कि ऊर्ध्वपतन की क्रिया। ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया है कपूर का उड़ना, ठीक है। कपूर को जलाते हैं, सीधे गैस में फॉर्मेशन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 15 से 45 वर्ष आयु के समूह को, 20 से 45 वर्ष के आयु समूह को, 20 से 60 वर्ष की आयु के समूह को, या 15 से 64 वर्ष की आयु के समूह को। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या कौन सी है? तो 15 से 64 वर्ष के आयु के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायु प्रदूषण को के जय सूचक है, सही है। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, क्योंकि नगर के समीप इतना प्रदूषण होता है कि यहाँ लाइकेन पाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 90 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 90 का सी नंबर सही है। एक और दो दोनों सही है। ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं और नगरों के नजदीक इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि नगरों में प्रदूषण होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए। तो राज्यसभा 14 दिन के लिए खाली रोक सकता है, 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको पास करना ही होगा, ठीक है। तो लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा कोई कार्यवाही नहीं करता है तो वह विधेयक पारित माना जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो कौन सा सही है? तो इसका देखिए पहला वाला ध्यान से देखते हैं कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो सही है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है, तो ये भी सही है। तो इसका अनुसार 1 और 2 दोनों सही है। इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। तो कौन सा सही है? देखते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का चिश्ती संप्रदाय संबंधित है, सही है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, ये भी सही है। महबूब इलाही भी इन्हें कहा जाता है, ये भी सही है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 93 का डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, सोमपेन, रेंगमा, ओंजे। कौन सा अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा जनजाति अंडमान निकोबार की मूल जनजाति नहीं है, ठीक है ना। रेंगमा जनजाति अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। रेंगमा नागा जनजाति है। रेंगमा नागा जनजाति है जो कि नागालैंड एवं असम में पाई जाती है, ठीक है। रेंगमा कहाँ पाई जाती है? रेंगमा नागा जनजाति है, नागा जनजाति है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? असम और नागालैंड में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला मेघालय में, जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला मेघालय में नहीं है। नाथुला कहाँ पे है? नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला सिक्किम में है, तो ये वाला बी नंबर ऑप्शन गलत होगा इसका। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में सही है, जेलेपला सिक्किम में सही है और मुलिंगला उत्तराखंड में सही है। तो 95 का बी नंबर ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
96 नंबर क्वेश्चन कि एक दिया गया है, यहाँ पे बांध दिया गया है, कौन से बांध? चंबल नदी पे बना हुआ है, नहीं ना, चंबल नदी पे स्थित है कौन से बांध? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, कौन सा चंबल नदी पे स्थित है? तो ये तीनों परियोजनाएं चंबल नदी पे स्थित हैं। देखिए तीनों परियोजनाएं चंबल नदी पे स्थित है। देखिए गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, और जवाहर सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो तीनों जो परियोजनाएं हैं वो चंबल नदी पे ही स्थित है, ठीक है। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, ग्रेफाइट, किसका प्रयोग किया जाता है 97 क्वेश्चन में? तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है स्टील में, धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम का धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे में प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकिल का प्रयोग किया जाता है, निकिल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्रोमियम है तो क्रोमियम लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। कूट वाला क्वेश्चन है। एक तरफ प्रमुख संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ अवस्थिति दिए गए। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो चलिए देखते हैं इसका कौन कौन सा सही है। तो केंद्रीय शुष्क एवं भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो मैसूर में स्थित है। और शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो झांसी में। तो देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है, ठीक है। तो 21 43 किसमें है? 21 43 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 21 43 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 अब देखिए क्वेश्चन मैथ का है, तो इसमें अब रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम आंसर को ठीक कर दे रहे हैं, बाकी का आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको खुद पीडीएफ से मतलब स्क्रीनशॉट लेके हल कर लेंगे। तो देखिए 99 का क्वेश्चन, 99 का आंसर कौन सा है? तो 99 का आंसर डी है। हम इसका आंसर लगाते जा रहे हैं, आप इसको हल कर लेंगे। 99 का डी, 99 का डी है। 100 का कौन सा है? तो 100 का ऑप्शन कौन सा है? तो 100 का ए वाला आंसर सही होगा, 100 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर 101 का अब इसको कर लेंगे। आप रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आपको पेन कॉपी से करना पड़ेगा, हम कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। 101 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है 101 का आपका बी नंबर आंसर आएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा। 102 का कौन सा आंसर आएगा? 102 का भी बी नंबर आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं 103 का आंसर क्या आएगा? तो 103 का आंसर ए आएगा, 103 का आंसर ए आएगा। 104 का आंसर क्या आएगा? अब देखते हैं 104 का आंसर कहाँ क्या आएगा? तो 104 का आंसर तो हम लगा सकते हैं महासागर प्रशांत महासागर द्वीप कौन सा है? तो लगा ही सकते हैं, ग्रीनलैंड द्वीप है। तो 104 का कौन सा है? तो 104 का ए नंबर आंसर आएगा। और 105 का ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का, तो 105 नंबर क्वेश्चन का आप देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन इसका जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। और उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए पंक्ति वाला क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का है, देखिए क्रम निर्धारण वाला है। तो 106 नंबर क्वेश्चन इसका देखेंगे तो 106 नंबर क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन इसका आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 के अंतर्गत जो आंसर होंगे, क्वेश्चन नंबर 107 के अंतर्गत आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, 108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, 108 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। फिर 109 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी है, ठीक है। 110 का अब देखिए डेट, ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको कैलेंडर तो आता ही होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे कॉपी पेन से आराम से निकल जाएगा। तो हम आंसर बता दे रहे हैं खाली, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है? तो 110 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन है। उसके बाद 111 देखते हैं हम, तो अब देखिए यहाँ से यूपीजी के क्वेश्चन शुरू हो गया। जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो 10 के करीब थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश जी के 111 शुरू हो गया, हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा न्यूनतम है? श्रावस्ती, संत कबीरनगर, कौशाम्बी, महाराजगंज। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? नगरीय, तो बी नंबर कौशाम्बी में सबसे कम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? कौशाम्बी में, ठीक है। तो 111 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है, जबकि अधिकतम नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 22.3% है। तो नगरीय जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 22.3% है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना
सबसे बाद में हुई है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो कौन सा सबसे बाद में हुआ है? सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ है? तो देखते हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का स्थापना 1948 में हुआ था। देखिए अब एक सेकंड देखिए, इसको देखते हैं कौन कौन सा कब हुआ है। देखिए पहले वाला क्या है, 1948 में हुआ है। क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश बैंक 1955 हुआ, 1955 में 1955 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कब हुआ है? 1964 में, 1964 में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब हुए हैं? तो 1982 में हुआ, ठीक है। नाबार्ड जिसे कहा जाता है, नाबार्ड। तो सबसे बाद में कौन सा बना? नाबार्ड बना, ठीक है, नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक मार्क गुणवत्ता, एक मार्क क्या है? एक मार्क गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा एक मार्क जारी किया जाता है? तो एक मार्क विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एक मार्क गुणवत्ता चिन्ह जारी करता है। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्थान है, निशान चिन्ह देती है, ठीक है। तो वो तो अलग चीज है, लेकिन एक मार्क विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है। देखिए राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है, मथुरा में स्थित है, आगरा में स्थित है, मेरठ में स्थित है, बिजनौर में स्थित है। तो राधा स्वामी संप्रदाय कहाँ पे है? तो आगरा में है, ठीक है। राधा स्वामी संबंधित कौन से है? तो आगरा, देखिए आगरा संबंधित है, देखिए मथुरा लगा दी, आगरा संबंधित है, आगरा संबंधित है, राधा स्वामी संबंधित है। दयाल बाग कहाँ पे स्थित है? आगरा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 है, उत्तर प्रदेश के किस नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। तो कौन सा मेयर के संबंध में क्या सही है? तो सभी चीजें सही हैं मेयर के संबंध में, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। तो दोनों सही है कि नहीं है? ये दोनों गलत है, बताएंगे। तो देखिए राज्य पर्यटन निगम की स्थापना 1974 में हुई, सही है, और राज्य वित्तीय निगम संस्थान की स्थापना 1954 में हुई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। अब कूट वाला क्वेश्चन आ गया है कि दिया गया है एक तरफ वन्य जीव विहार और एक तरफ अवस्थिति। पटना कहाँ पे स्थित है? तो पटना वाला कहाँ पे स्थित है? पटना। रानीपुर कहाँ है? तो रानीपुर कहाँ पे स्थित है? तो रानीपुर बांदा में स्थित है। पटना कहाँ है? पटना वन्य जीव विहार एटा में स्थित है। चंद्रप्रभा चंदौली में है, और पार्वती औरंग गोंडा में स्थित है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या क्या हुआ? तो पटना वाला कहाँ गया? एटा में। 4 पार्वती औरंग कहाँ गया? 3 गोंडा में। और उसके बाद चंद्रप्रभा चंदौली 2 में, और उसके बाद रानीपुर कहाँ पे है? 1 बांदा में। तो 43-21 किस कूट में है? 43-21 आपके कूट नंबर 1 में है, कूट नंबर 1 में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर, बरेली, रामपुर, बिजनौर। कहाँ पे स्थित है? तो नरौरा कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रथम इकाई है जो 1 जनवरी 1991 को, द्वितीय इकाई 1992। तो कब शुरू की गई थी ये? तो आपको सिंपल याद करना है, 1991 और 92 में नरौरा को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि बुलंदशहर जिले में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन है कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो कौन सा सही है? भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है, तो ये सही है। इससे आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, तो ये गलत है। आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं, ठीक है। नहीं, इससे आयात महंगे हो जाते हैं, हाँ आयात महंगे हो जाएंगे तो कम, हाँ अवमूल्यन करने पर आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है कि किसी देश के मुद्रा का बाह्य मूल्य से कम करना, व्यापार से स्थिति में सुधार करने के लिए उपयोग होता है। भुगतान संतुलन
मौलिक असंतुलन की आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अभिकथन कार्ड दोनों सही है और अभिकथन कार्ड का व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा हेतु विख्यात है? महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, कौशाम्बी। कौन सा शहर है? तो गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा हेतु विख्यात है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का महोबा शहर प्रसिद्ध है। ठीक है, महोबा शहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखिए उत्तर प्रदेश का महोबा जिला गोखर पहाड़ के चट्टानों पर काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ का मंदिर है। कौशाम्बी में घोषित राम बिहार स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, अब देखिए यहाँ पे आ गया है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक के नियुक्त किया गया? सुजान शाह को, नीरज डी शाह को, सुनील मोदी को, शशिकांत बनर्जी को? किसको बनाया गया 121 में? तो बी ऑप्शन कि नीरव डी शाह को बनाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, जनवरी 2023 में भारतीय मूल के महामारी रोग विशेषज्ञ नीरव डी शाह को अमेरिका के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र के प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। वो अमेरिका और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के दूसरे नंबर के शीर्ष अधिकारी होंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 122, अब देखिए लगभग इधर क्वेश्चन जो आएंगे, जो 20-30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सब करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज? किसमें किया गया है बेली सस्पेंशन ब्रिज? तो चिनाब नदी पे किया गया है। ठीक है, चिनाब नदी का किया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, जो इसकी ऊंचाई 240 फीट की है और इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली भारत में, माले मालदीव में, फोर्ट लुइस मॉरिशस में, या ताइपे ताइवान में? कहाँ किया गया जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन? कहाँ पे किया गया? तो ए नंबर नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो 123 नंबर का नई दिल्ली में है, किया गया है। ये 11वां संस्करण था। इसका विषय था ऊर्जा पारेषण, और इसका विषय था ऊर्जा विषय क्या था? विषय क्या था? ऊर्जा पारेषण, ऊर्जा पारेषण। और संस्करण कौन सा था? 11वां संस्करण था ये। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 124 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिंग रेटिंग के साथ साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, कोच्चि? किसको दिया गया? तो किसको दिया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिया गया। ठीक है, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग के तहत हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया। यह प्रमाण पत्र इंडियन ग्रीन फील्ड बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो इंडियन ग्रीन फील्ड बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिया गया। यह इस स्टेशन को 6 श्रेणियों में 82 पॉइंट अंक प्राप्त हुए हैं। तो 82 अंक प्राप्त हुए हैं 100 में से इसको। ठीक है, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत के किस राज्य में किस देश के मध्य किया है? युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया है? यूएई, यूके, फ्रांस, यूएसए? किसके मध्य किया गया है? तो यूके के मध्य किया गया है। ठीक है, यूके और भारत के मध्य में किया गया है कि युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत और यूके के मध्य में किया गया है। इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने का अनुमति दी जाएगी। ठीक है, 3000 डिग्री धारकों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन का प्रथम बैठक आयोजन पुडुचेरी में किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें दोनों सही है। इसका आयोजन कहाँ गया है? पुडुचेरी में कहा किया गया। S20 मतलब साइंस 20 का सम्मेलन कहाँ किया गया है? पुडुचेरी में किया गया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 86वां, 85वां, 80वां, 82वां? हेनले की पासपोर्ट में भारत का स्थान कितना कौन सा है जनवरी में?
तो भारत का स्थान 85वां रहा है। अब और कम हो गया होगा इस समय करंट अफेयर में। देखिए हेनले पासवर्ड चार क्वार्टर में निकालता है, तो अब हो सकता है कम हो गया हो। ठीक है, तो आप उसको करंट अपडेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर पहला है ना, तो ये लगभग थोड़ा पुराना है ना, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, 85 नंबर पे भारत है। ठीक है, 127 नंबर। तो जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर। इस स्थान पर प्रथम स्थान जापान ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं और 128 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2023 में क्रिस हॉकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? न्यूजीलैंड के, फ्रांस के, स्पेन के या पुर्तगाल के? तो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हॉकिंस। ठीक है, क्रिस हॉकिंस को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्होंने जेसिंडा आर्डन की जगह ली है। पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की जगह ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129। जनवरी 2023 के केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? तो केंद्र सरकार की योजना एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा है? अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, प्राथमिक घरेलू अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो क्या रखा गया? तो डी रखा गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। जनवरी 2023 के देश में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात ने, ईरान ने, इराक ने, लीबिया ने? किसने राशिद लॉन्च किया? तो मध्य पूर्व के देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया। किसने राशिद लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना रोवर राशिद लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 131। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पे किया? नागपुर में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या जोधपुर में? तो नागपुर में किया है। ठीक है, नागपुर में किया। और बाल विज्ञान वाला कहां पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वां संस्करण नागपुर में किया। इसका आयोजन स्थल था राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। तो कहाँ पे हुआ है? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में हुआ है। ठीक है, ठीक है। और इस सम्मेलन का विषय था कि महिला सशक्तिकरण के सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका मुख्य लक्ष्य था महिला सशक्तिकरण के लिए, सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वावधान में 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? किसने कराया? तो विदेश मंत्रालय द्वारा कराया गया। ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा कराया गया। तो विदेश मंत्रालय द्वारा 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में कराया गया जनवरी 2023 में। 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का थीम था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो इसका थीम क्या था? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विशेष भागीदार। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो सूरीनाम के, वो वहाँ के मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसके अतिथि थे। और विशिष्ट अतिथि में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है, अमृत उद्यान मुगल गार्डन का नाम बदल कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया? क्रोएशिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया। तो यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो क्रोएशिया बन गया। यूरोजोन मतलब कि यूरो को अपनाने वाला। देखिए अपनी मुद्रा को छोड़कर यूरो को अपना दिया जिसने। तो अब 20 देश हो गए हैं जिन्होंने यूरो को अपनाया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मोजाम्बिक, भारत मिस्र, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका। किसके बीच में हुआ साइक्लोन 1? तो भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 1 किया गया। प्रथम बार आयोजन इसका हुआ है। ठीक है, तो जनवरी 2023 में संयुक्त अभ्यास किया गया। दोनों के मध्य ये रक्षा सहयोग बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य किया गया है। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तो कहाँ किया गया? जैसलमेर राजस्थान में, जैसलमेर
राजस्थान में किया गया है, ठीक है, प्रथम बार, ठीक है। साइक्लोन 136 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी से एक फिट्टू FITUR फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मैड्रिड स्पेन में, पोर्ट लुइस में, दुबई में, लॉस एंजलिस में, कहाँ पे किया गया है? तो मैड्रिड स्पेन में किया गया, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैड्रिड में किया गया, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों को विचार कीजिए, ठीक है। तो इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली कर्नाटका था। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। तो कौन सा सही है? देखिए पहला सही है, 12 जनवरी को मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये सही है। अब इस महोत्सव को कहाँ मनाया गया? हुबली के कर्नाटका में मनाया गया, ये भी सही है, मोदी द्वारा किया गया। इसकी थीम की क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। तो तीनों सही है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। 137 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? INS बागीर, INS सिंधुजा, INS अर्नला, INS कमला देवी को। तो INS बागीर को शामिल किया गया, ठीक है। तो कलवारी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं, ठीक है, उनमें से ये शामिल की गई है, ठीक है। INS बागीर को शामिल किया गया और बागसीर जो है, जो लास्ट पनडुब्बी है, ट्रायल पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? नाउ यू ब्रीथ राशि कपूर की किसकी एक तरफ पुस्तक दी गई है और एक तरफ इसके लेखक दिए गए हैं। तो द गर्ल्स इन द रूम 105 चेतन भगत की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। आ प्रॉमिस लैंड मालती गुलाटी की है। नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर की है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सही नहीं। आ प्रॉमिस्ड लैंड किसकी है? आ प्रॉमिस्ड लैंड मानसी गुलाटी की नहीं है, किसकी है? बराक ओबामा की है, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा की है, ठीक है, ओबामा। और बाकी तीनों सही है। नाउ यू ब्रीथ राशि कपूर की है। द गर्ल्स इन द 105। अब देखिए 105 106 जो अंक वाले नंबर आ जाए वो चेतन भगत के होंगे। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 और ये इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि 140 क्वेश्चन आते हैं आर के पेपर में, तो बाकी का 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट का। जनवरी 2023 में देश के किस देश में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? कटक कहाँ पे किया गया? राउरकेला उड़ीसा में किया गया। इसका नाम क्या है? भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा में किया गया, ठीक है। जनवरी 2023 में हॉकी स्टेडियम का अनावरण किया गया राउरकेला में। इसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया। तो ये रहा आपका टेस्ट नंबर 1, जो कि आर का टेस्ट नंबर प्री का टेस्ट नंबर 1 है, जो कि ध्येय IAS का है। तो अब ऐसे ही हम टेस्ट कराते रहेंगे। आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।